वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज़, आज का मेरा टॉपिक है सीटेट 2020 एसएसटी कंटेंट, जिसमें मैं कवर करवा रही थी आपको सिविक्स का सेक्शन। क्लास 6 की सिविक्स चल रही थी, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 3 तक कंप्लीट करवा दिया था। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 4 की। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो 6th क्लास में हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उनके नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन है तो उनको भी थोड़ी सी तो हेल्प मिल ही जाएगी इस वीडियो से। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और इसमें मैं आपको मेन पॉइंट से बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से जो मेन पॉइंट्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। तो गाइस चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के जो चैप्टर का नाम है वो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था कि किस तरह चुनाव होते हैं, किस तरह हम भागीदारी करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, सरकार के क्या क्या काम होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सरकार के मुख्य तत्व की। इस लेसन की शुरुआत किस तरह से होती है कि एक बच्ची है, वो अपना जो सामान को छेड़ रही होती है, तो कुछ उसको ऐसा मिल जाता है, किताब वगैरह मिल जाती है, तो वो देखती है कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह के हालात थे आज से कुछ टाइम पहले। और एक व्यक्ति की उसमें बात होती है पीटरसन की, कि उस पर कितना ज़्यादा जुल्म किया जाता है। तो वो दोनों माँ बेटी रोने लग जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है इसमें, लेकिन एनसीईआरटी तो पूरी ऐसी भरी हुई है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊँगी। जैसे कि इसमें बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका का नाम लिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका जो देश था उसमें थे कि कई प्रजातियों के लोग रहते थे। श्वेत रहते थे, जिनको हम गोरे की श्रेणी में रखते हैं, अश्वेत जो काले थे, और सांवले थे जिसको हम कहते हैं भारतीय। ये 3 तरह के लोग रहते थे। और जो था कि दक्षिण अफ्रीका जो पहले था वो रंग भेद कानून से शासित करता था। वो कैसे करता था, यानी कि गोरे लोगों को तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, और काले लोगों को जो अश्वेत होते थे उनको कम प्रायोरिटी दी जाती थी। काम तो उनके लिए भी किया जाता था, लेकिन जो श्वेत लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल में लगा लीजिए, वोट देने में लगा लीजिए, तो ये सब कार्य जो थे वो श्वेत लोगों के लिए थे, और अश्वेत लोगों को इतनी कह सकते हैं कि इतनी उनको तवज्जो नहीं दी जाती थी, इतने उनके लिए कार्य नहीं किए जाते थे जितने श्वेत लोगों के लिए किए जाते थे। तो रंग भेद कानून जो था वो दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका के बारे में। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अस्पताल भी लोगों के अलग अलग होते थे, श्वेत लोगों के अलग होते थे और अश्वेत लोगों के अलग होते थे, और उनकी गाड़ियाँ भी अलग अलग होती थी। अश्वेत जो लोग होते थे उनको वोट देने की भी इजाज़त नहीं होती थी। देश की सबसे अच्छी जितनी भी बहुत अच्छी ज़मीन थी गाइस, वो श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों के पास तो जो थी ज़मीन नाम मात्र की ही थी। तो गाइज मुझे होप है कि आपको ये स्लाइड जो है ना अच्छे से समझ आ गई होगी। जो मेन पॉइंट हमने इसमें याद रखना है कि रंग भेद कानून था ना, वो दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और इसी से उनका शासन चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। ये आपको गाइस शहर का नाम याद रखना है कि सोवेटो एक शहर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। यानी आप समझ सकते थे कि इन लोगों को इस शहर में कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी, ना ही उन्हें वोट देने का अधिकार था, ना ही उनके लिए अस्पताल सही से थे, ना ही उनके लिए गाड़ियाँ थी, और भी कई चीज़ें थी जो आज के टाइम में हमें सुविधाएं चाहिए। हेक्टर पीटरसन जो था वो सोवेटो में रहता था। मैंने आपको अभी जो है वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हेक्टर पीटरसन की यहाँ पर बात की जाएगी, जो सोवेटो में रहता था, और वो क्या था, वो अश्वेत था, यानी वो काले रंग का था। श्वेत लोग जो थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, ये उस टाइम की भाषा थी। और हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए क्या किया था, जोर डाला गया था। किसको, हेक्टर पीटरसन को। तो पीटरसन का यूँ था कि उसको जुलू सीखनी थी, वो उसको उस भाषा में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं दिलचस्पी थी। वो अफ्रीकांस नहीं बोलना चाहता था, उसको जुलू भाषा सीखनी थी। ठीक है, लेकिन उसके लिए इतना दबाव डाला गया कि उसको क्या किया कि हेक्टर को 16 जून 1976 को गोली लगी, यानी लगा दीजिए कि उसको मार दिया गया। किसको मार दिया गया, हेक्टर पीटरसन को। तो आप इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा प्रभाव था कि भाषा को लेकर कि उस पर गोली चलाई गई 16 जून 1976 को। ये आपको डेट याद रखनी है कि उस टाइम ऐसी कौन सी भाषा थी वो बोलते थे श्वेत लोग, और जो पीटरसन था जो अश्वेत की जो श्रेणी में आता था, जो काले रंग के लोग होते थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे या वो सीखना चाहते थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये आपको याद रखना है, भाषा और इसकी डेट।
अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। ये जो व्यक्ति थे बहुत 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 सुचारू थे अपने काम को लेकर, और वो यूं चाहते थे कि जो ये रंग भेद कानून है ना, जो दक्षिण अफ्रीका में बहुत गंदे तरीके से फैला हुआ है, इसको मैंने किसी न किसी तरह ख़त्म करना है। और इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। जो नेता का नाम है, एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, नेल्सन मंडेला। तो ये आपको याद रखना है। इतने लंबे संघर्ष के बाद आप यहाँ देखिए कि 1976 में हेक्टर पीटरसन को जो है गोली लगी थी, और 1994 में इतने सालों बाद उनको जाकर उनको सफलता मिली। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1976 तक जो ये चीज़ थी ये पीक पॉइंट पे थी, लेकिन 1994 में जाकर ये सब कुछ ख़त्म हुआ और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। किसके कारण बना? नेल्सन मंडेला के कारण। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो हमारा एक सवाल उठता है कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है, कि अगर सरकार लोकतांत्रिक है, अभी आपको पता लगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है एक लोकतांत्रिक देश बन गया 1994 में, और जैसे भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो क्या मतलब है इसका? जो हम किस तरह एक जो भारत को हम या किसी अन्य देश को हम लोकतांत्रिक बनाते हैं? भागीदारी से। जो सबसे मेन पॉइंट है वो है भागीदारी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरकार को चुनने के क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं, उनकी अवधि क्या क्या होती है, किस तरह हम भागीदारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि इसके और तत्व पता लगेंगे, ठीक है। तो सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। ये आप सबको पता है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगर उसका जो काम है बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसकी अवधि बढ़ाई जाती है। नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव ही है जिसके द्वारा हम सक्रिय भागीदारी हम कर सकते हैं और सरकार पर हमारा नियंत्रण बना रहता है। अगर सरकार हमारा कुछ कार्य है जो हम उनको कार्य कहते हैं, कुछ भी है, अगर उनको कहते हैं कानून बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो अगर वो कार्य जो है प्रॉपर टाइम पे करती है तो वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और अगले चुनाव अगर आता है 5 साल के बाद, अगर प्लस में अगर आगे और चुनाव होगा तो हम उनको दोबारा से जिता सकते हैं, और अगर उनको नहीं होगा तो वहीं पर उनको हटा भी सकते हैं। तो ये सब कार्य क्या होते हैं? लोगों के होते हैं। लोग कौन है? हम ही हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। अब भागीदारी के हम अन्य तरीके पढ़ेंगे। ये तो एक चुनाव का कार्य होगा। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अन्य तरीके ऐसे कौन कौन से, जैसे कि हम सरकार से ना अपनी बात मनवा सकें। अगर हमें उनसे अपनी कोई बात मनवानी है तो सरकार से हम किस तरह हम अपनी बात मनवा सकते हैं, किस तरह हम भागीदारी कर सकते हैं। इसमें लोग अपनी जो है ना राय अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि सरकार को यह समझा सके कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सीधा बोलिए कि आपको क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारा काम बन जाए। ये ऐसे कौन से कार्य हैं? इन कार्यों के मैं गाइज आपको बता दूं कि पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। धरने हो गए, जुलूस हो गए, हड़ताल हो गए, हस्ताक्षर अभियान हो गए, ये सब शामिल हैं। ये अन्य तरीके हैं। वैसे तो वैलिड तो है, चुनाव वाला है, लेकिन अगर हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही तो हम ये काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई धरना हो गया। धरना आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। किसी को आपने इंसाफ दिलाना है, आपने धरना रख दिया। अगर आप बेमतलब का कोई धरना दे रहे हैं तो सरकार भी कुछ नहीं करेगी, लोग भी मारे जाएंगे। जुलूस में आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि धार्मिक संप्रदाय को लेकर अगर जुलूस निकाले जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं होता है मेरे ख्याल से। कि अगर जैसे मान लीजिए कि एक जुलूस जा रहा है और किसी और संप्रदाय का है, किसी और धर्म का है, हमने उसके ऊपर कटाक्ष कर दिया। उनका मोटिव क्या था वो हमने जानने की कोशिश नहीं करी, हमने कटाक्ष कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं लगता है। हड़ताल भी होगी, बेमतलब की हड़ताल भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बेनिफिट के लिए होती है और कुछ बेमतलब की होती है। हस्ताक्षर अभियान है, कुछ हमने लिखवा लिया, उस पर हमने हस्ताक्षर करवा लिया। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हम सरकार से अपने कार्य करवा सकते हैं। अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, अखबार में क्या छापा जा रहा है, पत्रिकाओं में क्या क्या छापा जा रहा है, टेलीविज़न पे जनता को क्या दिखाया जा रहा है, कि उन्हें आक्रोश में लाया जा रहा है या उनको समझाया जा रहा है। तो ये सब तरीके भी ऐसे हैं कि जो सरकार को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति रुचि दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका भी देते हैं। वह यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। मैं आपको बता देती हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजातियाँ जितनी हैं या पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको इतना अभी अधिकार नहीं दिया गया है। अभी तो मैं मानूंगी कि कुछ लोगों के तो अभी भी वोट नहीं बने होंगे। ऐसे भी कुछ ऐसा होगा कि उनको भागीदारी का मौका मिलता ही नहीं होगा या कुछ को मिलता भी होगा। लेकिन
अभी हम नहीं कह सकते कि सब एक जैसे हैं, झुग्गी झोपड़े वाले भी वोट डालने जाते होंगे, नहीं लगता। उनको खाने को 2 रोटी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। अन्य तरीका है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। अब आंदोलन करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आंदोलन करने के लिए हमें बहुत बड़ी जनसंख्या चाहिए, बहुत मात्रा में चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि हर किसी के बस की बात हो। तो ये आंदोलन भी हम कर सकते हैं और जितने भी सरकार ने कार्य किए उनको हम चुनौती दे सकते हैं, हड़ताल से दे सकते हैं, आंदोलनों से दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आप, मुझे उम्मीद है कि ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि भागीदारी के अन्य तरीके कौन कौन से हैं। विवादों का समाधान। अब हमने इतने विवाद हो जाते हैं तो उनका हम समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। जो कई बार तो हम ना हिंसा का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमने मार कुटाई कर दी कि भाई ठीक है हमने इसको मार दिया, चलो भाई ये जो सॉल्यूशन है यही हो जाएगा। कहीं वो हिंसा, उसको हिंसात्मक कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल जो है नहीं बिठा पाते। बिल्कुल आज भी ये है पड़ा, आज भी हमारे समाज में ये हमें देखने को मिलता है कि जो संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा जाति भेदभाव आज भी किया जा रहा है कि उसके साथ तालमेल बिठा नहीं पाता, वहाँ रहना ही मुश्किल हो जाता है। सही बताऊँ तो लोगों के साथ यहाँ पर बहुत भेदभाव किया जाता है और कुछ लोगों की सोच से, सिर्फ कुछ लोगों की सोच से, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचता, लेकिन कुछ लोग बहुत कुछ सोच जाते हैं और उन कुछ लोगों की वजह से ही जो हमारे समाज की नींव बहुत ज़्यादा कच्ची हो रही है, सिर्फ और सिर्फ भेदभाव से। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि धार्मिक जुलूस है, किस तरह वो जा रहा है, हमने उसका उन्हें मोटी तो पूछा नहीं, हम उनका जुलूस मतलब हम उनमें कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। उत्सव भी कई तरह के मनाए जाते हैं। कई उत्सव को जो है, अब जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी आ रही है तो मुसलमान अगर वहाँ से टपेगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेगा, क्योंकि उसको अपना मुसलमानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह उत्सव भी होते हैं, कुछ हम मनाते हैं। अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पिछले टाइम में हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो उत्सव मनाए जाते हैं, गुजरात में बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, नवरात्रि पे बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, जन्माष्टमी को लेकर हो गए। तो इस तरह कुछ ऐसे उत्सव बनाए जाते हैं, इन पर भी कभी ना कभी ये जो है ना कारण बन जाते हैं, समस्या बन जाती है, इनके हमारे लिए कारण बन जाते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको ये बता रही हूँ गाइज़, ये मैंने पूरा लिखा है, मैं आपको जैसे डिफ़ाइन कर रही हूँ हर चीज़, ये मैंने पूरा लिखा है क्योंकि ये मेरे हिसाब से जीके भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एक एक पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम जो चैनल है, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप जो है जुड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि नदियाँ भी जो है ना गाइस, कई बार ना विवाद का कारण ना बन जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि नदियाँ भी बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं कि कुछ नदियाँ ऐसी होती है वो एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती हैं उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाती है। ऐसी कहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है गाइस, वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में दिया गया है। ये आपको याद रखना है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है। ये जीके के जो हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा ये कह सकते हैं टॉपिक है, और वैसे भी एनसीईआरटी में तो इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आपसे पूछा जा सकता है। कर्नाटक में कौन सी ऐसी है सागर है? कृष्णा राजा सागर की यहाँ बात की गई है। जो कृष्णा राजा सागर है ना गाइस, वो सिंचाई के काम आता है कई जिलों में। ध्यान से देखिए, सिंचाई के काम आता है जिलों में। बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी ये जो है कृष्णा राजा जो सागर है ये पूरी करता है। और जो तमिलनाडु के मेटूर बांध की बात करें, ये भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ध्यान से पढ़िए कि राज्य के डेल्टा क्षेत्रों में होती है, और इसमें क्या था, जिलों में सिंचाई होती है, और राज्य की इसमें डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई होती है। दोनों जो बांध हैं, ये जो मेटूर बांध है और कृष्णा राजा सागर बांध है, ये एक ही नदी पर बने हुए हैं। कौन सी नदी है? कावेरी नदी पर। कृष्णा राजा सागर जो बांध है गाइस, वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, और तमिलनाडु का मेटूर बांध है वो नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तब तक भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर है तो अगर ऊपर से पानी आएगा तभी नीचे आएगा ना। अगर इसमें नहीं छोड़ेंगे तो इसमें पानी कैसे आएगा? ठीक है, दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो नहीं मिल पाता, और गाइस इससे क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है। तो सरकार को इसके लिए भी कुछ करना चाहिए।
तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में आपको मैं बता दूं कि समानता पे उन्होंने कुछ ऐसे एक टॉपिक दिया हुआ है, वो बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूंगी ब्रीफ में, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इस पूरे वीडियो में आपको ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। फेसबुक लाइव सेशन को आप ज़रूर लाइक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए, वहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है और वहाँ पर भी मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ में आपको लाइव सेशन भी दे रही हूँ। रिसेंटली मैंने बाबर पढ़ाया, अब हुमायूं की बारी है, उसके पुत्र की, तो वो भी मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो गाइज़ कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।